स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित सिरोही है। मैं वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय हूं और मैं आपके समक्ष स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर ये प्रतिस्पर्धा कानून का कोर्स लेकर आया हूं। आज हम अपने अंतिम अध्याय यानी कि लेक्चर नंबर 10 व्याख्यान क्रमांक 10 पर पहुंच गए हैं और इस लेक्चर में हम जो है उदारता कार्यक्रम और प्रतिस्पर्धा वकालत, लीनियंसी प्रोग्राम और कंपटीशन एडवोकेसी के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में किस तरह से उदारता कार्यक्रम और प्रतिस्पर्धा वकालत हो रही है या होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में भारत में जो उदारता कार्यक्रम हैं और उनमें काफ़ी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। लीनियंसी प्लस एंड लीनियंसी प्रोग्राम जो है उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह कंपटीशन एडवोकेसी जो बाहर के देशों में होती है और भारत में भी होनी चाहिए और अधिक मात्रा में उससे क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। प्रतिस्पर्धा कानून में जो लीनियंसी की बात हो रही है या कम दंड की बात हो रही है, लेसर पेनल्टी के जो ऐसे प्रायोजन हैं उनकी बात करेंगे। और जो उदारता या उदारता प्लस के जो कार्यक्रम हैं, लीनियंसी या लीनियंसी प्लस, लीनियंसी से भी थोड़ा सा अधिक, इसकी बात करेंगे। और कम दंड के जो कार्यक्रम हैं, ये जो उदारता के जो कार्यक्रम हैं, ये कम दंड को हम उदारता भी कहते हैं, लीनियंसी भी कहते हैं। पनिशमेंट को हमने और लीनियंट बना दिया। इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या जो सेफ्टी फीचर्स हैं, ये बात करेंगे। फिर जो उदारता व्यवस्था है, जो लीनियंसी की प्रोग्राम्स हैं और जो उदारता प्लस व्यवस्था है, उसके लिए क्या आवश्यक जानकारी और क्या आवश्यक दस्तावेज यानी कि कागज़ होने चाहिए। ये हमारे कानून में शेड्यूल 1 में लीनियंसी प्रोग्राम और शेड्यूल 2 में जो लीनियंसी प्लस प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। सीसीआई द्वारा उदारता और उदारता प्लस एप्लीकेशन जो होती हैं, आवेदन जो होते हैं, उनका किस आधार पे आकलन किया जाता है। जितनी जल्दी आप उदारता या उदारता प्लस की एप्लीकेशन देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी रहती है और उतना जल्दी आपकी चांसेस होती हैं कि आपको जो है आपकी पेनल्टी कम की जा सकती है मित्रों। सीसीआई द्वारा सिग्निफिकेंट एडेड वैल्यू यानी कि महत्वपूर्ण वर्धित मूल्य का आकलन किया जाता है। कुछ ऐसी जानकारी अगर किसी ने दे दी जो आसानी से प्रूव हो सकती है या जो उस कार्टेल के बारे में संबंध में बिल्कुल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली अधिक है बनिस्बत इसके कि कोई जानकारी जो कार्टेल को इनडायरेक्टली प्रूव करती है या कोई ऐसी जानकारी जो सीसीआई के पास पहले से ही हो। मित्रों, ये जो उदारता के कार्यक्रम हैं, ये कार्टेल के ही संबंध में होते हैं और किसी चीज़ के संबंध में नहीं होते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। ये विभीषण जी के लिए कही जाती है। तो जो उदारता और उदारता प्लस कार्यक्रम हैं, उनके तहत जितने भी कार्टेल के विभीषण हैं, उनको लोभ दिया जाता है, उनको ये प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो आएँ, कार्टेल के बारे में बताएं, अपने दोष को स्वयं माने और अपने जो है कार्टेल में अपने रोल को बताएं और उसके तहत उन पर जो पेनल्टी लगनी थी उस पर 30%, 50% या 100% तक भी पेनल्टी माफ़ की जा सकती है मित्रों। तो जो हमारी प्रतियोगिता वकालत है, कंपटीशन एडवोकेसी है, उसका मीनिंग क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी परिचर्चा करेंगे मित्रों। प्रतियोगिता वकालत
अगर प्रभावी रूप से हो, अच्छे से हो, तो उसके लिए क्या प्री रेक्विजिट्स है, क्या पूर्व आवश्यकताएं हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि 3 तरह की प्री रेक्विजिट्स, 3 तरह की पूर्व आवश्यकताएं हैं जो होनी चाहिए। फिर हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो प्रतियोगिता वकालत की क्या भूमिका, क्या रोल होना चाहिए, क्या रोल है। देखिए, जो वर्तमान युग में जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे भारतवर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली एक इकोनॉमी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे और 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, और हम बन भी रहे हैं, उस तरफ हम अग्रसर भी हैं मित्रों। उसमें जो है सीसीआई की क्या रोल है, क्या भूमिका है। सीसीआई को जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फ्रेम हो रही हैं, उसमें पॉलिसी बनते टाइम सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, कंपटीशन एडवोकेसी का रोल निभाना चाहिए। ऐसी नीतियां बनवानी चाहिए जिससे जो है प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता हो मित्रों। तो ये कंपटीशन एडवोकेसी का क्या रोल है। सीसीआई को मार्केट में जितने भी बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो 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 प्रतियोगिता हो रही है बाज़ार में, उसके लिए उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके लिए अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि सरकारी एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। तो जागरूकता फैलाना भी एक बहुत बड़ा, ट्रेनिंग देना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो जाता है सीसीआई का। और फिर हम अपनी परिचर्चा पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार फिर दोहराएंगे। सारांश जो है वो हम लेके चलेंगे, जो कंक्लूजन लेके चलेंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम जो भी आपकी जो 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 लीनियंसी प्रोग्राम है, जिसे हम उदारता योजना कहते हैं, ये कार्टेल के लिए होती है। ये एक कार्टेल पर केंद्रित है। अगर आप हमारे पूर्ववर्ती लेक्चर्स पे ध्यान देंगे तो कार्टेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ बायर या कुछ सेलर एक समूह बना लेते हैं और एक साथ मिलकर कुछ ऐसा बाजार में बर्ताव करते हैं, बिहेवियर करते हैं, जिससे या तो प्राइस बढ़ता या कम होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो सेलर हैं कि बायर, क्रेता हैं कि विक्रेता। ऐसा भी हो सकता है कि सप्लाई कम या ज़्यादा हो रही है। आमतौर पर सेलर के कार्टेल, विक्रेता के कार्टेल या प्रोड्यूसर के कार्टेल, बायर के कार्टेल, क्रेता के कार्टेल से कहीं अधिक कॉमन है। पर ऐसा नहीं है कि बायर के कार्टेल एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने आपको कमोडिटीज मार्केट का उदाहरण देते हुए बताया था कि बायर्स कार्टेल भी होते हैं, और क्रेता के कार्टेल तो आपको ओपेक से अच्छा उदाहरण कहीं शायद ही मिल पाए। मित्रों, ये जांच में मदद करने के लिए कार्टेल के सदस्यों को विभीषण बनने के लिए लोभ दिया जाता है, उनको प्रेरित करने के लिए कि आइए प्रतिस्पर्धा अधिकारियों की, प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों की मदद कीजिए, प्रतिस्पर्धा आयोग के डीजी और अधिकारियों की मदद कीजिए ढूंढने में कि कार्टेल कहां है, उस पे इन्वेस्टिगेशन, उसकी रोकथाम। घर का भेदी लंका ढाए मित्रों, इसलिए यह स्कीम बनाई गई है। मित्रों, कार्टेल के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए इसे बहुत मददगार माना गया है। विश्व के जो एडवांस कंट्रीज हैं, सबसे पहले जो कंपटीशन एक्ट आया था वो आज से 100 साल पूर्व अमेरिका में शर्मन एक्ट के नाम से आया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उदारता की जो योजना है, जो उदारता के जो प्रोग्राम्स हैं, लीनियंसी के जो प्रोग्राम्स हैं, इन्होंने पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है कार्टेल्स को तोड़ने के लिए, कार्टेल्स के बारे में जानकारी देने के लिए। मित्रों, हमारे कानून में धारा 46 में सीसीआई को कार्टेल के ऐसे सदस्य पर कम जुर्माना लगाकर उदारता प्रदत्त करने का अधिकार है जो व्यक्ति, जो उद्यम कार्टेल के बारे में पूरी, सच्ची और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण यानी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। मैं एक और बात यहां पे जोड़ना चाहता हूं, ईमानदारी से दिया जाना चाहिए।
ऑनेस्ट बयान होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं वो इकबाल कर रहे हैं आप कि मैंने ये किया है, आप इकरार कर रहे हैं कि हाँ साहब मैं इस कार्टेल में सम्मिलित था, मैंने ये गलत काम किया है। आप अपने द्वारा किए गए गलत काम का इकरार कर रहे हैं। मित्रों, आपने देखा होगा अपने घर परिवार में भी यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है, मान लीजिए आपके पिताजी का एक बहुत ही मनपसंद कप है और वो आपसे टूट जाता है धोते समय, या मान लीजिए आप जो है अपनी माताजी की कार को बाहर लेकर चले गए और शायद उसको पार्क करते समय कोई उसमें स्क्रैच आ गया और आपकी माताजी को वो कार बहुत ही प्रिय लगती है, या माताजी की कोई घड़ी है या पिताजी की कोई घड़ी है या कोई जूते हैं, आप उनको पहन के चले गए और उसमें कुछ स्क्रैच आ गया या वो फट गया या टूट गया, तो अगर आप चुपचाप उसको उनकी अलमारी में वापस रख देंगे और वो बाद में देखेंगे कि ऐसा हुआ, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नाराज़ होंगे, स्वाभाविक है, बनिस्बत इसके कि वो उसी दिन आप जाके उनको बता दें कि देखिए मैंने ऐसा किया था और मेरे से ये हो गया। ऐसा ही कुछ रवैया यहाँ पर है। नुकसान का जल्दी पता चले, नुकसान को कम किया जा सके, प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधि जैसे कि कार्टेल यहाँ पे को रोकने के लिए कार्टेल के ही सदस्य प्रतियोगिता अधिकारियों की मदद करें। तो हमारे देश में हाल ही में, इतना रीसेंट है ये, अभी हम मार्च में हैं, मार्च के पहले हाफ में हैं, और फरवरी 2024 में ये व्यवस्था आई है उदारता प्लस की। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ये उदारता प्लस की योजना बनाई है, जिसके द्वारा ये व्यवस्था बनाई है, जिसके द्वारा कंपनी और व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा कि वह स्वयं के दंड को कम करने के लिए कार्टेल और कार्टेल के अन्य सदस्यों के विषय में रिपोर्ट करें। मित्रों, सीसीआई को अपनी भूमिका का निष्पादन करते समय कार्टेल के विषय में कुछ करने की आवश्यकता है। अगर सीसीआई अच्छी तरीके से बाजार में अपनी भूमिका निष्पादित करता है तो उसे जो है प्रतिस्पर्धा कानून के अच्छे एफिशिएंट इन्फोर्समेंट प्रवर्तन के अलावा भी कुछ और करने की आवश्यकता है। मित्रों, तो प्रतिस्पर्धा वकालत जैसे मुद्दों को कवर करने की आवश्यकता है, जिससे कंपटीशन एक्ट अपने उद्देश्यों को और अच्छी तरह से पूरा कर सके। तो मित्रों, जो उदारता का जो कानून है या कम दंड का जो कार्यक्रम है, जो इसका क्या दायरा है, ये एक विसल ब्लोअर जैसा है। कोई विसल ब्लोअर होता है, मान लीजिए कोई करप्शन का मामला है, या मान लीजिए कुछ और कोई क्रिमिनल केस में भी जो व्यक्ति अप्रूवर बन जाता है अपनी सज़ा कम कराने के लिए, जो बता देता है कि हाँ साहब ये ऐसे इस तरह से मर्डर हुआ था, छुरी मैं लेके आया था, वो उस मर्डर में या उस क्रिमिनल एक्ट में अपना भी रोल स्वीकार कर रहा है, इसलिए कि उसकी सज़ा कम हो जाए। और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व था उससे अच्छा क्राइम का प्रूफ कौन दे सकता है मित्रों। तो वैसा ही यहां पे भी होता है। कार्टेल का सदस्य कार्टेल के कामकाज के बारे में सीसीआई को रिपोर्ट करता है, और ये क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसको उदार उपचार मिल जाए, लीनियंट ट्रीटमेंट मिल जाए सीसीआई के द्वारा। तो ये एक ऑफिशियल प्रणाली है, आधिकारिक प्रणाली है। मित्रों, आपने वॉलेंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम के बारे में सुना होगा। जिन लोगों के पास काला धन होता है, सरकार उनको समय समय पर अपॉर्चुनिटी देती है कि वे उस काले धन को सफेद कर लें, उस काले धन पर टैक्स देकर। उसमें व्यक्तियों का भी फायदा है, वो काले धन को सफेद कर सकते हैं, और सरकार का भी फायदा है। ऐसे धन जो आपको अन्यथा
टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलता उस पर मिलने लगा। ठीक उसी तरह मित्रों यहां पे आप कह रहे हैं आपकी सजा में हम छूट दे देंगे, पर आप आके हमें बताइए, समय रहते बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए मित्रों, प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़े विभिन्न अभिनेता जो विभिन्न प्लेयर हैं, विभिन्न जो एक्टर्स हैं, उनको प्रोत्साहित करता है कि वे आगे आएं, समय रहते बताएं और उनको उदार उपचार मिले, ये उनको प्रलोभन दिया जाता है। तो ये जो जो ऐसे उपक्रम हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो बताना चाहते हैं, उनको संरक्षण देता है। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है जब तक कि पूरी कार्रवाई ना हो जाए। जितने भी दस्तावेज उन्होंने दिए वो सभी गोपनीय रखे जाते हैं जब तक पूरी कार्रवाई ना हो जाए, फाइनल ऑर्डर ना आ जाए। सीसीआई अगर किसी अन्य माध्यम से इस कार्टेल के अस्तित्व का पता कर लेगा तो कार्टेल के सभी प्लेयर्स को जुर्माना देना पड़ेगा। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो कार्टेल के बारे में बता रहा है। पता लगने के पहले आप बताएंगे तो आपको छूट मिलेगी, बस इतनी ही सोच है। स्वेच्छा से कार्टेल के कामकाज के विषय में जानकारी दीजिए, इसके लिए आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मित्रों, इसकी जो क्या प्रायोज्यता है, क्या एप्लीकेबिलिटी है इस तरह के कार्यक्रमों में, धारा 46 हमने आपको बताया। और ये देखिए अभी अभी अधिसूचित किया गया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कम दंड विनियम 2024, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पेनल्टी रेगुलेशन 2024 इसके तहत अधिसूचित किया गया है। मित्रों जो आपका संशोधित अधिनियम था 2023 में, ये अप्रैल 2023 में अमल में आया था, प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं उदारता प्लस के, ये लॉ में संशोधन किया गया और इसका जो है पूरक, इसको जो सप्लीमेंट करने के लिए ये नए रेगुलेशन बना दिए। मित्रों, ये जो लिमिटेड पेनल्टी रेजीम है जिसको हम एलपीआर कहते हैं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के भीतर एलपीआर मतलब लिमिटेड पेनल्टी रेजीम के भीतर विशिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन में पाए जाने वाले व्यक्ति, उद्यम और संघ यानी कि एसोसिएशन, पर्सन्स और एंटरप्राइजेस पर दंड में कमी पर जोर देते हैं ये रेगुलेशंस जो हैं। स्वेच्छा से कार्टेल के आचरण के बारे में जानकारी देंगे, खुलासा करेंगे सबूतों सहित, सो आपको प्रोत्साहन मिलता है। मित्रों, आज के समय में कम दंड आवेदन वाला जो आवेदक है वो दूसरे कार्टेल की उपस्थिति के बारे में पूर्ण, सच्चे, महत्वपूर्ण खुलासे प्रदान कर रहा है और ये उदारता दंड प्लस प्रावधान के तहत कर रहा है। 30% तक फाइनेंशियल पेनल्टी इंपोज में रिलीफ पा सकता है। नए कार्टेल के बारे में बताएगा तो 100% तक। समझिए, मिस्टर ए हैं, वो एक सीमेंट कार्टेल के बारे में बताते हैं। उन पे जो फाइन लगना होता है, मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का फाइन होगा। कार्टेल पे फाइन किस तरह से लगता है, क्या उसके तरीके हैं, ये आप पहले वाले पूर्ववर्ती लेक्चर नंबर 5-6 में पढ़ चुके हैं। किस तरह से फाइन कैलकुलेट होता है, 3 साल की जो आपका टर्नओवर है या 3 साल की जो आपकी आय है उसका कितना %, ये सब आपको पता है। तो मित्रों 30% माफ हो जाएगा, मतलब आपका दंड जो है 1 लाख रुपए से 70,000 रुपए रह गया। अब आप किसी अन्य कार्टेल के बारे में बता रहे हैं मित्रों, आप किसी अन्य कार्टेल, भिन्न कार्टेल के बारे में बता रहे हैं, वहां जो है आपका फाइन मान लीजिए 10,000 रुपए है, या चलिए और बड़ा फाइन कर देते हैं, 10 लाख रुपए का फाइन बन रहा है। यह पूरा का पूरा माफ हो सकता है क्योंकि आपने पहले ही
एक बार मदद की हुई है सीसीआई की, दूसरी बार मदद करेंगे तो 100% तक माफी हो सकती है। 100% तक मतलब 80, 70, 60, 40, इस पर निर्भर करता है कि आपकी जानकारी कितनी सटीक है, कितनी जल्दी आपने जानकारी दी है, क्या सीसीआई के पास पहले से ही वो जानकारी तो नहीं थी, वो जानकारी के कितने आपने प्रूफ दिए हैं, ये सारी चीज़ों पे मित्रों निर्भर करता है। उस कार्टेल का कितना नुकसान होने वाला था, उस कार्टेल से कितना नुकसान होने वाला था, तो पूरा का पूरा 100% तक माफ किया जा सकता है जो आपका दंड है। बहुत अच्छी चीज है। कम दंड प्लस लिमिटेड पेनल्टी प्लस के रूप में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कम से कम आपने ये तो किया हो पहली बार। आप चौथी क्लास से सीधे छठी क्लास में तो नहीं जाएंगे, पहले 5वीं में ही जाएंगे। तो लिमिटेड पेनल्टी प्लस का फायदा होने के लिए कम से कम आपने एक बार जानकारी दी हो, वो सही हो, आपको 30% का रिलीफ मिल चुका हो, तभी आपको 100% तक का रिलीफ मिल सकता है। तो मित्रों ये केवल कार्टेल तक ही सीमित है, और किसी तरह का एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर अगर मार्केट में हो रहा है, अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन इत्यादि, तो उसके लिए आपको इस तरह की उदारता नहीं मिलेगी। तो मित्रों जहां पे बिड रिगिंग हो रही है, बोली में हेराफेरी हो रही है, मिली भगत की बोली हो रही है, वितरण, उत्पादन, बिक्री, मूल्य, सामान के या सेवाओं के व्यापार को प्रतिबंधित करने का प्रयास हो रहा है, नियंत्रित करने का प्रयास हो रहा है, ये सभी चीजें एक ना एक तरीके के कार्टेल हो सकते हैं। और कार्टेल के बारे में अगर आप जानकारी देंगे तो आप उदारता के हकदार बन जाते हैं, या उदारता प्लस के हकदार बन जाते हैं, यदि आप दूसरी बार किसी पृथक कार्टेल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो पहले वाले कार्टेल से भिन्न है मूल रूप में। मित्रों कम दंड के लिए आवेदन दाखिल करने से सीसीआई द्वारा जारी अंतिम आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार जब्त नहीं हो जाता। मान लीजिए यहां इस उदाहरण में आप पर 70,000 रुपए का जुर्माना फिर भी लगा, आप इस 70,000 रुपए, अगर आपने 30,000 की छूट ले भी ली, इसका यह मतलब नहीं कि इस 70,000 के फाइन, 70,000 के जुर्माने के लिए आप उच्च अदालत में, उच्च ट्राइब्यूनल में नहीं जा सकते। यह उच्च ट्राइब्यूनल कौन सा है? सीसीआई के बाद कॉम्पैट और फिर न्यायालय। मित्रों 53A और 53B धाराओं का हम अध्ययन करेंगे तो कंपनी लॉ एपील्यूट ट्राइब्यूनल में भी जा सकते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलीट ट्राइब्यूनल, यहां भी जा सकते हैं। यह हक भी आपके पास बरकरार है। तो मित्रों सीसीआई ने अगर कोई उल्लंघन को पहचाना है और आवेदक को दंड में कमी मिली है, ये दोनों ही चुनौती देने में सक्षम बनाती हैं। इन दोनों कारणों में यदि सीसीआई ने उल्लंघन को पहचाना है और आपको दंड में कमी की है, मतलब आपका 1 लाख रुपए से लेकर जुर्माना 70,000 कर दिया गया है, यह भी एक कारण बनता है कि आप न्यायालय के पास चुनौती देने जा सकते हैं। और सीसीआई ने उल्लंघन आपके द्वारा बताए गए को पहचान लिया है, तो यह भी आपको ग्राउंड देता है। तो यह आपके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए अगर आप विभीषण हैं तो मित्रों जो लाभ है, जो प्रॉफिट है और जो सिक्योरिटी मिलती है वो क्या है? देखिए 100% तक की आपकी कमी हो सकती है फाइन में, अतिरिक्त कमी हो सकती है 30% तक की। पहले कार्टेल के बारे में जानकारी अगर दी और दूसरा कार्टेल भिन्न है, मित्रों जितनी जल्दी आप कम दंड के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उतना ही जल्दी आपकी प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता उतनी ही ऊंची होगी, उतनी ही अधिक आपकी प्राथमिकता होगी और उतना ही अधिक दंड में कमी की संभावना है। जितनी जल्दी आप लाइन में खड़े हो जाएंगे आपका नंबर उतना जल्दी आएगा। भारतवर्ष में जनसंख्या बहुत अधिक है तो लाइन में जल्दी खड़े होना बहुत आवश्यक है, किसी भी तरह की लाइन हो, पंक्ति हो। मित्रों कम दंड और कम दंड प्लस
आवेदकों की पहचान, उनके द्वारा प्रदत्त जानकारी, दस्तावेज, सबूत, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीजें सीसीआई गोपनीय रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा। आवेदक की पहचान अंतिम आदेश पास होने तक, मामले के निपटाने तक हमेशा गोपनीय रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी मित्रों। तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपने ये इंफॉर्मेशन दी। कई बार लोग इसलिए सामने नहीं आते कि उनको लगता है कि उनके जो मार्केट में सहयोगी, प्रतिस्पर्धी, कार्टेल के अन्य सदस्य उनके खिलाफ हो जाएंगे या उनको परेशान करने लगेंगे। तो इसीलिए विसिल ब्लोअर की कंपैरिजन, तुलना की गई है। अच्छा मित्रों, कम दंड की जो व्यवस्था है, हमने दो व्यवस्था की बात की, कम दंड और कम दंड प्लस। कम दंड की व्यवस्था के लिए क्या जानकारी देनी होती है, क्या दस्तावेज देने होते हैं? जो अनुसूची है, जो शेड्यूल है इस रेजीम के, इस व्यवस्था के तहत, उसके शेड्यूल 1 में ये दिए गए हैं। और क्या क्या है? आवेदक का नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो उसका प्रतिनिधि है जिससे बात की जा सकती है, उसका नाम, ईमेल, डेजिग्नेशन, संपर्क नंबर। अगर भारत के बाहर ये व्यक्ति है तो ये और ज्यादा आवश्यक हो जाता है, ये किससे बात करें। अन्य सभी व्यक्ति जो शामिल हैं, कार्टेल के जो सारे मेंबर्स, कार्टेल मेंबर्स के बारे में उनका सारे नाम और पते चाहिए। जो आवेदक की भूमिका है वो स्पष्ट करते हुए बताइए कि कार्टेल असली में कर क्या रहा है, डिटेल बताइए। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज द कार्टेल डूइंग। कार्टेल की कार्यप्रणाली को बताइए, कार्टेल के सदस्यों के बारे में बताइए। आवेदक की भूमिका को बताइए, आवेदक का इकरारनामा होना चाहिए। आवेदक स्पष्ट रूप से बताए कि इस दिन बैठक हुई थी, मैं उसमें सम्मिलित था, ये डिसाइड किया गया कि हम जो है बाजार में दुग्ध की आपूर्ति को 60,000 लीटर से 45,000 लीटर करने वाले हैं रोजाना हम 60,000 दूध मार्केट में, दुग्ध मार्केट में प्रदाय करते हैं। अब हमने निर्णय लिया कि हम 60 की जगह 45,000 लीटर ही प्रदत्त करेंगे। मैं उस बैठक में था। तो ये स्पष्ट बताया अपनी भूमिका, और पूरा कार्टेल किस तरह फॉर्म कर रहा था, क्या कर रहा था, वो सब बताया। मित्रों, ये जो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता है, इसका समर्थन करने वाले साक्ष्य, मतलब एविडेंस, एक डिस्क्रिप्टिव सूची के साथ, लिस्ट के साथ सारे एविडेंस आप प्रदत्त करिए। जितने भी सामान, जितनी भी सेवाएं शामिल है उनके बारे में बताइए। भौगोलिक बाजार बताइए, ये कार्टेल तमिलनाडु में चल रहा था, ये कार्टेल कानपुर में चल रहा था, कानपुर उन्नाव में चल रहा था, कानपुर उन्नाव लखनऊ अकबरपुर में चल रहा था। जितने भी प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते हैं, जो कार्टेल है, वो कब से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, आज की स्थिति क्या है, वो जारी है या बंद है, जो समझौते की अवधि क्या है, 3 साल है, 2 साल है, 5 साल है। भारत में प्रभावित व्यापार की अनुमानित मात्रा क्या है, कितने हजार करोड़ का कार्टेल है, ये कितने लाख करोड़ का कार्टेल है, कितने 100 करोड़ का कार्टेल है, ये जरूर बताइए। अनुमानित, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कार्टेल। जितनी अधिक ये होगी उतना अधिक कंपटीशन कमीशन का ध्यान होगा इसको रोकथाम करने में जल्दी। मित्रों, इस कार्टेल से जो सभी व्यक्तियों के नाम और प्रेफरेबली अधिमानत विवरण बता दीजिए, जो या तो स्वतंत्र रूप से इसमें जुड़े हैं या कंपनी के माध्यम से, फर्म के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के संबंध में आवेदक ने अगर किसी और को संपर्क किया है, किसी अदालत, किसी प्राधिकरण, किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, किसी मंच को संपर्क किया है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में अगर गया है, तो इन सभी मंचों के समक्ष जितने भी मामले पेंडिंग हैं, दायर किए गए हैं, उनके विवरण बताइए।
अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी पिछले उल्लंघन या अधिनियम के उल्लंघन के लिए आयोग के समक्ष अगर कोई लंबित कार्रवाई है, जो व्यक्ति आया है कार्टेल के बारे में इंफॉर्मेशन देने, विभीषण बनने, क्या उसके सामने पिछले उल्लंघन या कोई लंबित मामला आज की तारीख में सीसीआई के समक्ष है, और अन्य कोई जानकारी जो प्रासंगिक है, रेलेवेंट है मित्रों। प्रासंगिक प्रसंग से आती है, जिसकी कोई रेलेवेंस है। मित्रों, कम दंड प्लस व्यवस्था है, इसके लिए इस रेजीम में अनुसूची 2 बनी हुई है, और इसमें क्या कागज देने, क्या जानकारी देनी है, वो यहां पे वर्णित है। काफी कुछ चीजें सिमिलर हैं, नाम, पता, ईमेल, संपर्क, अधिकृत प्रतिनिधि, जो भी मामले चल रहे हैं उनके बारे में विवरण, विशेष रूप से जो पहला कार्टेल है, पहला कार्टेल इस वाले कार्टेल से कैसे भिन्न है। ये प्लस है ना, तो पहले आप एक कार्टेल की बारे में बता चुके हैं, 30% का लाभ पहले ले चुके हैं, आप दूसरी बार आ रहे हैं, अब 100% का लाभ लेने आ रहे हैं। आवेदक ने पहले ही कोई प्राथमिकता का दर्जा, प्रायोरिटी का दर्जा हासिल किया हुआ है, वो बताइए। जो भी आपके पास प्रूफ है, प्रकटीकरण है, उसको नया जो कार्टेल आ गया है, न्यूली इमर्ज्ड, उसके बारे में जितना भी प्रूफ है उसकी 2 मूल प्रति दीजिए, 2 ओरिजिनल कॉपीज। फिर मित्रों, आप अपने रेलेवेंट डिटेल्स, प्रासंगिक विवरण के साथ पहले कार्टेल और दूसरे कार्टेल में शामिल आचरण यानी बिहेवियर, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, जो भी सेवा है, जो भी पार्टीज है, जो भी सर्विस है, जो भी गुड्स हैं, किसी तरह की समानता तो नहीं है, और अगर है तो वो बताइए कि क्या समानता है। पार्टीज सेम थी, गुड्स सेम थे, आचरण उसी तरह का था, जो इन्होंने डॉल के मार्केट में किया वही इन्होंने जो है टॉफी के मार्केट में किया, जो उन्होंने बेडशीट के मार्केट में किया वो इन्होंने ब्लैंकेट के मार्केट में किया। नया कार्टेल किस तरह सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नया कार्टेल पुराने कार्टेल का एक एक्सटेंशन मात्र है, विस्तार मात्र है, या वो नया है, वास्तव में नया है, भिन्न है। विस्तार के लिए ये कम दंड प्लस योजना के तहत शायद ना आए। और कोई प्रासंगिक जानकारी तो आप देना चाहते हैं या सीसीआई मांगता है तो वो भी आप दे दीजिए। मित्रों, अब ये आवेदन तो आ गए, कम दंड और कम दंड प्लस, इनके दोनों का मूल्यांकन, असेसमेंट, अवलोकन, देखना सीसीआई किस बेसिस पे, किस आधार पर इनको देखेगा वो देखते हैं। क्योंकि 100%, 50%, 30% की अधिकतम सीमा तक इनको रिलीफ प्रोवाइड करना है पेनल्टी में, तो ऑब्वियसली इसको असेस करने की आवश्यकता है। हम लोग अध्यापक हैं, हम जो है उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करते हैं और फिर देखते हैं किस छात्र को 65 नंबर देने हैं, किसको 70 देने हैं, किसको 45 देने हैं, और जो शायद कोई ऐसा आ जाए जो 14-15 ही डिजर्व करता हो। और किसी व्यक्ति ने अगर खाली क्वेश्चंस उतार दिए हैं तो उसको 0 भी मिल सकते हैं। तो मित्रों, यहां पे हम देखते हैं आवेदक की क्या प्राथमिकता की स्थिति है, उसका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है, कितनी जल्दी, कितने समयबद्ध तरीके से वो आया है, खुलासे को इसने कितने टाइमली मैनर में किया है, प्रकटीकरण यानी कि प्रूफ का मामले में उसने जो है कैसे पहले से मौजूद साक्ष्य के बारे में कुछ बताया है क्या, आवेदक द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी की क्या गुणवत्ता है, क्या पूर्णता है, क्या क्वालिटी और क्या कंप्लीटनेस है। मित्रों, फिर मित्रों सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एक व्यापक एक्सटेंसिव मूल्यांकन किया जाएगा। फिर मित्रों जो भी मानदंड हैं, जो मानदंड हैं वो ये हैं, उसके आधार पर
आपने जो जानकारी दी है उसकी क्या वैल्यू है, सिग्निफिकेंट एडेड वैल्यू। हिंदी में बोलें तो महत्वपूर्ण वर्धित मूल्य, सिग्निफिकेंट एडेड वैल्यू। जो मेरे पास पहले से ही जानकारी है, अगर आप मुझे बता रहे हैं तो उसकी कोई मोल नहीं है मित्रों। तो जिस हद तक सबूत कार्टेल को स्थापित करने के लिए आयोग की क्षमता को बढ़ाते हैं, इसकी गहराई और विशेषता को बढ़ाते हैं, वो देखना पड़ेगा। क्या जो सबूत दिए हैं वो कार्टेल में हर एक प्लेयर का योगदान बताता है, गुणवत्ता दिखाता है, हर एक व्यक्ति ने क्या प्रिसाइज योगदान दिया, क्या यह समयबद्ध तरीके से इंफॉर्मेशन मिली है, अन्य स्रोतों से पुष्टि हो सकती है क्या। अच्छा देखिए, जो भी चीज अधिक सम्मोहक या सीधे प्रासंगिक है वो ज्यादा मूल्यवान है। जो डायरेक्टली कार्टेल की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है वो अधिक सम्मोहक हो गया, वो डायरेक्टली रेलिवेंट है, वो अधिक मूल्यवान हो गया बनिस्बत इसके जो कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्रोवाइड करता है, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ एविडेंस प्रोवाइड करता है, साक्ष्य देता है। प्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराने वाले साक्ष्य अप्रत्यक्ष प्रासंगिकता वाले साक्ष्य से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आवश्यक हैं, उनको ज्यादा प्राथमिकता, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी मित्रों। अब हम जो हमारे लेक्चर का दूसरा भाग कह लीजिए उसकी बात करते हैं। जो दूसरा टॉपिक है, प्राइमरी टॉपिक तो यही था कि जो लीनियंसी प्रोग्राम, और जो दूसरा भाग है वो प्रतियोगिता वकालत। ये दोनों काफी हद तक लिंक्ड टॉपिक्स हैं मित्रों। जो प्रतियोगिता वकालत के पीछे जो मूल भावना है वो ये है, जबरदस्ती के बजाय अनुनय करिए। आजकल नए नए तरीके आप देखते हैं। एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसने एक नई चीज सिखा दी। हमारे देश के जो फाउंडिंग फादर हैं, जो राष्ट्रपिता हैं, गांधी जी, वो जो है अहिंसा में यकीन करते थे। अहिंसा के सहारे उन्होंने बिना किसी वायलेंस के देश को आजाद करा दिया। कितनी बड़ी बात है मित्रों। ऐसा ही कुछ उस फिल्म में भी कहा गया। तो जबरदस्ती के बजाय ऐसा माहौल बनाइए कि व्यक्ति खुद ब खुद आके बताए, हाँ साहब मैंने ये गलती की, मेरे साथ में ये 10 लोगों ने और गलती की। तो जबरदस्ती के बजाय अनुनय। सरकारों को उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मनाना चाहिए CCI को, कंपटीशन एडवोकेसी के द्वारा, जो आगे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। कंपटीशन एडवोकेसी हमारे कानून में सेक्शन 49 में वर्णित है। प्रतिस्पर्धा को जो बढ़ावा देती है, ऐसी प्रथाएं लेकर आइए, सरकार को बताना चाहिए। उपभोक्ता कल्याण उपभोक्ताओं की पसंद को बढ़ाती है। ऐसे में हम प्रतिस्पर्धा की संस्कृति, कल्चर ऑफ कंपटीशन पैदा कर सकेंगे, जो बाहर के देशों में, EU में, अमेरिका में देखा जाता है। प्रतिस्पर्धा के आर्थिक और उपभोक्ता लाभों को संबंधित स्टेक होल्डर्स, हितधारकों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। तो जब हम प्रतिस्पर्धा वकालत यानी कंपटीशन एडवोकेसी की परिचर्चा करते हैं तो उसमें दो प्रमुख चीजें आ जाती हैं। प्रतिस्पर्धा व्यवस्था को अपनाने, प्रभावित करने के लिए जो विभिन्न नीति निर्माता, शासकीय एजेंसी, लक्षित प्रतिस्पर्धा एजेंसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, कि आप नीति निर्माताओं को, पॉलिसी मेकर्स को टारगेट कर रहे हैं कि भाई और प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करने वाले कानून बनाइए, पॉलिसी बनाइए। और दूसरा,
प्रतिस्पर्धा एजेंसी कौन हुई? हमारे देश में सीसीआई हुई। प्रतिस्पर्धा एजेंसी द्वारा की जाने वाली वह गतिविधियां जिनका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा के लाभ के बारे में आम जन को बताना, जागरूकता पैदा करना, प्रतिस्पर्धा के संवर्धन, प्रतिस्पर्धा के संरक्षण के बारे में, प्रतिस्पर्धा निधि द्वारा बनाई गई भूमिका के बारे में जनसाधारण में अवधारणा पैदा करना, कंपटीशन के फायदे बताना, ये प्रतिस्पर्धा वकालत का अर्थ है। ये दो प्रतिस्पर्धा वकालत के पर्पस है। मित्रों, इसका क्या महत्व है? देखिए, अगर प्रतिस्पर्धा को हमें सक्सेसफुल बनाना है, सफल बनाना है, तो आर्थिक नीतियों का जब निर्माण हो रहा है तो नीति निर्माताओं के साथ बहुत क्लोजली, बहुत निकटता के साथ काम करना होगा। प्रतिस्पर्धा के जो एडवोकेट्स हैं, जो प्रतिस्पर्धा की वकालत करने वाले लोग हैं, जैसे कि सीसीआई, ये जो प्रतिस्पर्धा की एजेंसी है, क्योंकि इन नीतियों का सीधे सीधे प्रतिस्पर्धा बाजारों पर, उनके कामकाज पर, बाजार में मौजूद उपक्रमों पर, निजी एजेंसियों पर, निजी खिलाड़ियों पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है मित्रों। तो मित्रों, जो कंपटीशन कमीशन है उससे ये हम ये आशा कर सकते हैं, हम ये उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो जो है प्रतिस्पर्धा के एक अधिवक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाए, अपनी भूमिका का ग्रहण करे, ऐसी नीतियों को लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे जो बाजार में प्रवेश की बाधाओं को कम करे, कंज्यूमर के जो हित है उनका ध्यान रखे, बाजार के विनियमन को बढ़ावा दे, रेगुलेशन को बढ़ावा दे। अन्यथा बाजार में जबरदस्ती अनडिजायरेबल, अनावश्यक रूप से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। तो ये जो उनको करना चाहिए, ऐसी नीतियों को सक्रिय करें, ऐसे जो बाजार में बाधाएं डालते हैं, जो हस्तक्षेप को कम करें, विनियमन को बढ़ावा दें, आर्थिक नीतियों के निर्माण में जो है बहुत क्लोजली काम करें। मित्रों, मैंने कहा कि विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज हमारे जैसे, उनमें बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। जितना परिवर्तन भारतवर्ष में पिछले 30 वर्षों में देखा गया है, या पिछले उतना 300 वर्षों में नहीं देखा गया। जितना पिछले 10 वर्षों में देखा गया उतना डेफिनेटली 100 वर्षों में नहीं देखा गया। जितना 5 वर्षों में देखा गया वो 50 वर्षों में नहीं देखा गया। मित्रों, ठीक ऐसा ही कई विकासशील देशों में देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये बड़े एक्साइटिंग टाइम्स हो जाते हैं। ये ट्रांजिशन का समय है और नए नए सरकारी और नियामक संस्थान बन रहे हैं, रेगुलेटर्स नए नए। 20 साल पहले कोई रेगुलेटर था क्या? अब हर सेक्टर का अपना रेगुलेटर है। नए नए सरकारी विभाग बन रहे हैं, नए नए सरकारी संस्थान बन रहे हैं। पहले कृषि विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उसमें वेटनरी भी पढ़ाते थे, उसमें ये फिशरीज भी पढ़ाते थे, उसमें जो है गन्ने के विषय में भी पढ़ाते थे, उसमें जो है जानवरों को होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ाते थे, कीटनाशकों के बारे में पढ़ाते थे। अब इन सब के विषय में एक नए संस्थान खुल गए। कानपुर शहर में आपको पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो दाल पे शोध करता है, गन्ना संस्थान मिल जाएगा। तो मित्रों, जो नए नए सरकारी और नियामक संस्थान बन रहे हैं, व्यापार पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है। निजी खिलाड़ी बाजार में आ रहे हैं। पहले एक ही सरकारी एयरलाइंस हुआ करती थी और आपने देखा कि दिल्ली से बंबई 5,000 रुपए का किराया हुआ करता था। अब कितनी सारी एयरलाइंस हो गई हैं, चार्टर एयरलाइंस अलग से। तो 50 वर्ष बाद भी किराया महज 5,000 ही है दिल्ली और मुंबई के बीच में। मुंबई और दिल्ली, पहले बंबई और दिल्ली, बस नाम ही बदला है, रेट उतना ही है। मित्रों, प्रतिस्पर्धा एजेंसीज को ये जो ट्रांजिशन का समय जो है, जो बदलाव का समय है, इसमें प्रतिस्पर्धा वकालत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसकी हो जाती है जो उसे निभानी चाहिए। तो मित्रों,
हमने विकसित देश जो हैं, जो ईयू के देश हैं, जो ब्रिटेन है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उनके अनुभव से देखा है कि प्रतिस्पर्धा व्यवस्था को अपनाने और उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए एक व्यापक रूप से सार्वजनिक समर्थन, मैसिव पब्लिक सपोर्ट, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। अब पब्लिक का सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? पब्लिक को जब आप उसके फायदे बताएंगे, पब्लिक को जब आप उससे होने वाले जो पब्लिक के लिए हितकारी चीजें हैं वो बताएंगे, तो प्रतिस्पर्धा सक्षम वातावरण, कंपटीशन से जो मेल खाने वाला वातावरण है, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले, उसको संरक्षित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमों का होना चाहिए। और ये जो है, ये इन्फोर्समेंट अकेले से नहीं होने वाला है, ये प्रवर्तन अकेले से नहीं होने वाला है, ये नियामक रूप लेने से नहीं होने वाला है, इसमें एडवोकेसी भी बहुत आवश्यक हो जाती है। मित्रों, अगर आप प्रभावी रूप से वकालत करते हैं कंपटीशन की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक जो है वो प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न तरह के जो पहल हैं, वो जो आप कर रहे हैं अच्छा काम, वो हितकार जो हितधारक हैं उनको भी तो बताइए। हितधारक कौन है? सरकारी संस्था, न्याय प्रणाली, जजेस को बताइए। बाजार के जो फोर्सेस हैं, बायर और सेलर, उनको बताइए। और बड़े पैमाने पर आम जनता को बताइए। मित्रों, जागरूकता पैदा करिए। जागरूकता जो है उसके बिना आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। मित्रों, हमने बात की कि प्रतियोगिता वकालत कब सक्सेसफुल होगी, उसके लिए पूर्व आवश्यकताएं क्या हैं। और अगर मैं आपको सबसे पहले अपनी पहली स्लाइड पर ले जाऊं, तो मैंने आपसे कहा था कि सक्सेसफुल रूप से जो प्रतिस्पर्धा वकालत है उसके लिए 3 अनिवार्य कंडीशंस हैं, 3 ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए, होनी चाहिए हमेशा, सदैव। ये क्या है? स्वतंत्रता, संसाधन और विश्वसनीयता। अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। मित्रों, ये मानना है कि सबसे कुशल संस्थागत संरचना, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और ठोस नीतिगत निर्णय का आश्वासन कभी दिया जा सकता है जब इसमें शामिल संस्थान किसी तरह के राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त हों, से स्वतंत्र हों। स्वतंत्रता के 2 पहलू हैं, स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक, और ऑपरेशनल। दोनों ही रूप से उनको स्वतंत्र होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। मित्रों, दूसरा, लंबे समय से माना जाता है कि स्वतंत्रता जो है बहुत आवश्यक घटक है, बहुत आवश्यक कारक है, फैक्टर है। अगर आपको प्रतियोगिता वकालत सक्सेसफुल रूप से, सफल रूप से करनी है। मित्रों, दूसरी बात अगर हम करें तो एजेंसी के पास, जो भी आपकी प्रतिस्पर्धा एजेंसी है, उसके पास अपने इन्फोर्समेंट और वकालत 2 अलग अलग तरह के काम हैं। जैसे मेरे 2 काम हैं, मैं एक टीचर हूं, मुझे पढ़ाना एक मेरा काम है, और दूसरा मेरा काम है रिसर्च करना, शोध करना। मुझे अपने समय को अच्छी तरह से बैलेंस करना आना चाहिए कि मैं शोध कितनी करूंगा, लेख कितने लिखूंगा, पढ़ूंगा कितना और पढ़ाऊंगा कितना। तो ठीक वैसे ही इनके पास जो प्रतियोगिता एजेंसी है, कंपटीशन कमीशन है, इनके पास बजट की कमी नहीं होनी चाहिए। इनको अपना बजट जो है ठीक तरह से बैलेंस करना चाहिए कि कितना प्रतिशत ये कंपटीशन एडवोकेसी पे खर्च करेंगे, कितना समय ये कंपटीशन एडवोकेसी पे खर्च करेंगे, और कितना समय ये जो है अपने अन्य कार्य जो हैं, प्रवर्तन के, इन्फोर्समेंट के कार्य हैं, उस पर व्यतीत करेंगे, और कितना बजट ये अपने प्रवर्तन के कार्यों पे व्यतीत करेंगे। तो जो है संसाधनों का उचित आवंटन, उचित बंटवारा,
एक योजना ऐसी बननी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सफल रूप से अगर आप प्रतियोगिता वकालत करना चाह रहे हैं। मित्रों, जो इसका तीसरा स्तंभ है, पहला स्तंभ स्वतंत्रता, दूसरा संसाधन और तीसरा विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी। अगर प्रतिस्पर्धा एजेंसी खुद ही विश्वसनीय नहीं है तो प्रभावी रूप से, निष्पक्ष रूप से कंपटीशन एडवोकेसी, कंपटीशन का अधिवक्ता नहीं बन पाएगी। प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पूरे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बढ़नी चाहिए। सभी को आप पर विश्वास होना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में, कि हां, आप जो है विश्वसनीय हैं, आप क्रेडिबल हैं। तो मित्रों, प्रतिस्पर्धा वकालत का रोल क्या है? इनकी दोहरी भूमिका है। जैसे मैंने पूर्व में कहा, एक तरफ तो इनको सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की जिम्मेदारी है, ताकि ये जो है इन नीतियों में ये इस तरह का कंपटीशन फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट पैदा करें, वातावरण पैदा करें, पर्यावरण पैदा करें। दूसरा, जन जागृति, जनता को जागरूक किया जाए, स्टेक होल्डर्स को जागरूक किया जाए, विभिन्न तरह के स्टेक होल्डर्स को कंपटीशन एडवोकेसी के बेनिफिट्स के बारे में बताकर। तो प्रतिस्पर्धा एजेंसी उन विकल्पों की सिफारिश करे जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करे, आर्थिक दक्षता, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और उपभोक्ता कल्याण के लिए जो सबसे अधिक अच्छा है या सबसे कम हानिकारक है, लेस डेंजरस और मोस्ट बेनिफिशियल, जो सबसे अधिक हितकारी है, ऐसे काम करिए, या ऐसे काम करिए जो सबसे कम नुकसान पैदा करते हैं। मित्रों, विकासशील देशों में प्रतिस्पर्धा वकालत व्यापार उदारीकरण, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, आर्थिक विनियमन, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी, स्टेट असिस्टेंस, राज्य द्वारा सहायता, स्थानीय सरकार प्रशासन यानी लोकल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रही है। तो वहां से अगर हम कुछ सीख लें तो ये कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जहां पे इसका रोल हो सकता है। मित्रों, प्रतिस्पर्धा कानून और प्रतिस्पर्धा नीति को अगर आप प्रभावी ढंग से, अच्छे ढंग से, सफल ढंग से लागू करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हितधारकों को, बड़े व्यापारिक समुदायों को एक प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। ये सरकार अकेले नहीं कर सकती, ये प्रतिस्पर्धा आयोग अकेले नहीं कर सकता। इसमें जितने भी हमारे इकोनॉमी के घटक हैं, व्यवसाय समुदाय, सरकारी एजेंसी, गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओज, न्यायपालिका, हमारी मीडिया, हमारी जो आम जनता है, इन सब के बीच जागरूकता होनी चाहिए। और इन सभी की जिम्मेदारी है कि प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास की गाड़ी तेज चले। प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास पूर्ण रूप से एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो इसके लिए ये प्रतिस्पर्धा वकालत बहुत हितकारी, फायदेमंद हो सकती है। मित्रों, हम अपनी जो है परिचर्चा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उदारता कार्यक्रम जो अपनी बात को हम सार अब पहुंच गया है, सारांश पे पहुंच गए हैं, ये हमारा अंतिम पग है। उन कार्टेल सदस्यों के लिए एक प्रोत्साहन है जो जानकारी साझा करना चाहते हैं, मित्रों, जो सहयोग करना चाहते हैं कंपटीशन आयोग के साथ। ये विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन है, विसल ब्लोअर को संरक्षण है। ये व्यक्तियों, उद्यमों, व्यावसायिक संगठनों को प्रोत्साहित करता है कि आप आगे आइए, प्रतिस्पर्धा अधिकारियों का सहयोग करिए, स्वयं को दोषी मानिए, जबरदस्ती की मुकदमेबाजी में मत पड़िए। देखिए, आजकल वैसे भी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल का जमाना है, मुकदमेबाजी का नहीं। क्रिमिनल लॉ में भी हम प्ली बार्गेनिंग ले आए हैं। मैंने आपको अप्रूवर का भी कंसेप्ट बताया क्रिमिनल लॉ में। तो एक कंसेप्ट ये हो गया।
अप्रूवर का कंसेप्ट आपको क्रिमिनल लॉ में मिल जाएगा। तो आप जो अपने आप को दोषी स्वीकार कीजिए, अगर ऐसा है सहयोग करिए, आगे आइए, और ये सब तभी होगा जब लोगों को प्रासंगिक उदारता के विचार, लीनियंसी प्रोग्राम्स के बारे में पता होगा, तभी वो उसका लाभ उठाकर आगे आएंगे। अगर आपको किसी स्कीम के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे उसका फायदा उठाएंगे मित्रों? सरकारी मंत्रालय, सरकारी विभाग, नियामक और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर सीसीआई को प्रतिस्पर्धा वकालत करनी चाहिए, और वो ऑलरेडी कर रहा है, संलग्न है इस कार्य में, पर आगे काफी करने की आवश्यकता है। सीसीआई खुद केवल 15 साल पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, और इसमें काफी अधिक स्कोप है और फायदा भी है। मित्रों, समय समय पर सीसीआई जो प्रस्तावित आर्थिक कानूनों और सरकार की नीतियों पर, नियामक नीतियों पर, रेगुलेटरी नीतियों पर, जो विभिन्न क्षेत्र के सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स हैं, उनकी प्रथाओं पर भी अपने विचार देता है, रेफरेंसेस देता है, संदर्भ के जवाब देता है। जब भी ऐसी नीतियां हमारे बाजारों को एक सिग्निफिकेंट डिग्री तक प्रतिकूल प्रभाव उस पर डालती हैं, यानी कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन डालती हैं। तो मित्रों, ये तो रही आज के टॉपिक की बात। इस कोर्स की बात करें तो एक बार फिर दोहराऊंगा, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस कोर्स में। सेक्शन 3 प्रतिस्पर्धा विरोधी करार, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की बात करता है। सेक्शन 4 प्रभुत्व का दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की बात करता है। प्रभुत्व अपने आप में कंपटीशन रेजिम में बुरा नहीं है, एमआरटीपी में बुरा था, पर अब जब तक आप प्रभुत्व का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 5 जो है, धारा 5, वो कॉम्बिनेशंस के बारे में चर्चा करता है, और सेक्शन 6 में हम उन कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करते हैं। अगर कुछ सीमाएं जो 5 और 6 में दी गई हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, वो आर्थिक लिमिट्स हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो मित्रों, ये रही इस कोर्स की बात। हमने आशा की है कि आपको ये कोर्स का कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये सामग्री ज्ञानवर्धक रही होगी। स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर इसी तरह की ज्ञानपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। सो देखते रहिए स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26। आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे दोबारा किसी कोर्स में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।